सार्क कॉन्फ्रेंस के किसी कल्चरल प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा श्रीलंकन एम्बेसी की उस तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से जो वफ्द नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें हाई कमीशन दिल्ली के कल्चरल अटैची के नायब की हैसियत से नुमान को शरीक होना था। मुकर्रर वक्त पर वो लोग हाई कमीशन की इमारत से निकले तो उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि मामूल के मुताबिक उनका ताक़ुब किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनकी प्राइवेसी महफूज रही हो। जब कभी सिफारती सतह पर वो शिकायत करते तो भारतीय वजारत खारजा की तरफ से रटा रटाया जवाब मिल जाता कि उनकी सलामती और हिफाजत के पेश नज़र निगरानी की जाती है। तकरीब की सकाफती नौयत की वजह से यहाँ भारत के बड़े बड़े फनकार और फनकाराएं मौजूद थीं, जिनमें निरूपा रॉय भी शामिल थी, जो नुमान से पहले ही वहाँ मौजूद थी। आज जिन रक्कासाओं ने यहाँ रक्स पेश करना था, उनमें गालिब तादाद उस क्लासिकल स्कूल की तालिबात की थी जहाँ निरूपा रॉय टीचर थी। निरूपा ने नुमान के नजदीक आकर कहा, शायद आपको मेरी तरह सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। वो इतना करीब आई कि उसके बदन से लिपटी सारी खुशबुएं नुमान के रगो पै में सरायत कर गईं। वो बोला, जी हाँ। वो और क्या कहता। वो बोली, उसूली तौर पर तो स्मोकिंग एरिया अलग होना चाहिए। देखिए ना, आखिर उन लोगों का क्या गुनाह जो नॉन स्मोकर हैं। निरूपा ने पहले से ज्यादा बेतकल्लुफी से अगली बात की। नुमान ने फिर मुख्तसर जवाब दिया, ये तो है। वो बोली, ओ माय गॉड, मैंने आपका शुभ नाम नहीं पूछा, आई एम रियली सॉरी। उसने कुछ ऐसे अजीब और दिलरुबा लहजे में ये बात कही थी कि नुमान के लिए उसे नजरअंदाज करना अब शायद मुमकिन नहीं रहा था। उसने बड़ी तवज्जो से जवाब दिया, नुमान नाम है मेरा, पाकिस्तान हाई कमीशन में कल्चरल अटैची को असिस्ट करता हूँ। वो बोली, मैं निरूपा रॉय, डांसिंग टीचर हूँ दिल्ली क्लासिकल स्कूल में। मेरी 2 शागिर्दें कथाकली नाच रही हैं। उसने अपना खुशबू में लिपटा बाजू नुमान की तरफ बढ़ाया, जिसने किसी मामूल की तरह उसका हाथ थाम लिया। शायद निरूपा को यही चाहिए था। उसने नुमान का हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा तो बहुत मन चाहता है पाकिस्तान जाने को। मुझे हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो में बहुत दिलचस्पी है। बहुत मन है मेरा वहां जाने के लिए। उसने बमुश्किल 2 मिनट में टेक्सला, मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा से मुतल्लिक इतनी बातें नुमान से कह डाली कि अब नुमान के लिए उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। उसने बेसख्ता दाद देते हुए कहा, बहुत रिच नॉलेज है आपका। निरूपा रॉय ने पेशावर डांसर्स की तरह करीबन कोर्निश बजा लाते हुए शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद। नुमान को झटका लगने का एहसास हुआ। दोनों करीबन 10 मिनट तक बाहर खड़े गुफ्तगू करते रहे। इस दौरान एक मुअद्दब वेटर उन्हें सॉफ्ट मशरूबात वहीं पहुंचा गया। नुमान ने इस बात का खास नोटिस इसलिए भी न लिया कि वहां बैल्कनी में कुछ और लोग भी खड़े बातें कर रहे थे, जो शायद उसकी तरह घबरा कर बाहर आ गए थे। निरूपा ने पेशरफ्त की, लगता है आपको भी कल्चर से लगाव है। नुमान ने बेसाख्ता कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं कल्चरल अटैची को असिस्ट करता हूँ। निरूपा ने कहा, और पाकिस्तान में तो डांस वगैरह शायद अच्छा नहीं समझा जाता। नुमान बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे क्लासिकल रक्स करने वाले मौजूद हैं। उसने पाकिस्तानी अखबारात में पढ़े हुए 3-4 नाम उसके सामने दोहरा दिए। निरूपा ने अपना कार्ड पेश करते हुए कहा, प्लीज आप हमारे विद्यालय में जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नुमान बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी आपके यहाँ आकर। नुमान ने कार्ड पर सरसरी नजर डालकर उसे जेब में रख लिया, फिर पर्स निकालकर अपना कार्ड उसे पेश कर दिया और हाई कमीशन आने की दावत भी दे दी। निरूपा के लिए उस लम्हे अपने जज्बात पर काबू पाना करीबन नामुमकिन हो रहा था, लेकिन वो जानती थी पहले ही मरहले में उसने कितना लंबा फासला फलांग लिया है। वो दिल ही दिल में उन लम्हात के तसव्वुर से लुत्फानंदोज हो रही थी जब वो अपने बॉस आशीष कुमार को बताती कि उसे सब्जेक्ट ने पाकिस्तान हाई कमीशन आने की दावत भी दे दी है। हॉल में शायद तकरीब का आगाज हो गया था, क्योंकि बाहर खड़े लोग अब अंदर जाना शुरू हो गए थे। दोनों अंदर चले गए, जहां स्टेज से रक्कासा की आमद का ऐलान किया जा रहा था। नुमान के लिए तब ये बात हैरत अंगेज नहीं थी कि निरूपा उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। जब तक रक्कासाएं अपने फन का मुजाहिरा करती रहीं, निरूपा और नुमान के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। निरूपा उसे नाचने वालियों की मुख्तलिफ नृत्य भाव से आगाही दे रही थी और बिल्कुल उसी तरह समझा रही थी जैसे नुमान भी उसका शागिर्द हो। तकरीब के इख्तिताम पर वो नुमान से चिमटी रही, फिर उसे दरवाजे तक रुखसत करने आई। जब नुमान अपनी कार चलाता हुआ हाई कमीशन की इमारत की तरफ जा रहा था, तो उसके लिए ये बात किसी अचंभे से कम नहीं थी कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा। आशीष कुमार के सामने मौजूद निरूपा रॉय खुद को हवा में तैरते महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक उसके बॉस ने दिल खोलकर उसे दाद दी थी। आशीष कुमार ने इंटरकॉम पर अपने पीए को कॉफी लाने का हुक्म देते हुए कहा, कल ही उसे फोन करो और वहां पहुंच जाओ, बट बी वेरी केयरफुल। निरूपा ने कहा, सर, अब वो बचकर नहीं जा सकता। आशीष कुमार बोला, नो, मिस निरूपा रॉय,
ओवर कॉन्फिडेंट लोग कभी कभी इस बुरी तरह ठोकर खाते हैं कि फिर उनके संभलने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। मेरी बात समझ रही है ना आप? उसने सीट से इतना आगे झुककर ये बात कही थी कि दूसरे कोने पर बैठी निरूपा न जाने क्यों सहम कर रह गई। उसने बमुश्किल 2 अल्फाज कहे, ये सर। पीए कॉफी के बर्तन लेकर अंदर आ गया। आदाब के बाद पीए ने उसे कॉफी पेश करने के बाद आशीष कुमार को कॉफी पेश की और उल्टे कदमों वापस चला गया। आशीष कुमार ने कॉफी का घूंट हलक में उंडेलते हुए कहा, मिस निरूपा रॉय, इस सर्विस में आगे निकलने के बहुत से मौके मिलते हैं और ज़हीन लोग उनसे फायदा भी उठाते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा एहतियात का तकाजा करता है। किसी भी लम्हे अगर हमने दुश्मन को खुद से कमजोर समझ लिया तो हम मारे गए। निरूपा के पास इसके अलावा कहने को था ही क्या। बोली, यस सर। आशीष कुमार बोला, और हाँ, कल से तुम ऑफिस नहीं आओगी। उसने अचानक ही ये कहकर निरूपा को चौंका दिया। निरूपा जो अब बाकायदा घबराने लगी थी बोली, यस सर। आशीष कुमार बोला, कल से तुम विद्यालय ही जाया करोगी। वहां तुम्हारा अलग कमरा और टेलीफोन लाइन मौजूद है। मोबाइल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना, ज्यादा महफूज तरीका यही है। मैं तुमसे खुद ही इन टच रहूंगा। जरूरत पड़ने पर तुम मुझे इस नंबर पर बराह रास्त राब्ता कर सकती हो। ये नंबर जबानी याद कर लो। निरूपा ने 2-3 मर्तबा दिल में नंबर दोहराने के बाद उसे कागज वापस लौटा दिया, जिसे आशीष कुमार ने उसकी आंखों के सामने ही बरकी अंगीठी की भेंट चढ़ा दिया। उसने दोबारा निरूपा को याद दिलाया। बोला, ये नंबर कहीं भी नोट नहीं करना। मेरा मतलब है अपनी यादाश्त के अलावा कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। निरूपा ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, यस सर। वो जानती थी कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स कितना मुतलव्वन मिजाज है। एक ही पल में कोई भी रूप बदल सकता है। कोई पल हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला रूप। थोड़ी देर तक वो निरूपा को नुमान से मुताल्लिक ब्रीफिंग देता रहा, फिर उसे ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। अपने कमरे में पहुंचकर निरूपा ने बहुत लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। इंस्पेक्टर मोहनी उसके चेहरे की बदलती कैफियत से अंदाजा लगा सकती थी कि वो आशीष कुमार से मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि उससे मुलाकात के बाद वो अपने कमरे में आने वाले करीबन हर दूसरे अफसर का यही रद्द अमल होता। आशीष कुमार ऐसे नफ्सियाती दाव पेच जानता था जिनके इस्तेमाल के बाद उसका मुखातिब उसकी शख्सियत के बोझ तले दबता ही चला जाए। उसके मातहत इस बात से बखूबी आगाह थे कि आशीष कुमार की मुस्कुराहट का हरगिज वो मतलब नहीं होता और किसी भी मातहत को सरजनिश करने के लिए वो कभी गुस्से में नहीं आता, रिवायती जुमलों या लहजे का इस्तेमाल नहीं करता। अपनी बात वो उमूमन मुस्कुराते हुए बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहता है, लेकिन मुखातिब को अच्छी तरह समझ आ जाती है कि उसका मतलब क्या है। इंस्पेक्टर मोहनी ने जब निरूपा के सामने पानी का गिलास रखा तो निरूपा ने हैरत अंगेज तौर पर बगैर किसी हिचकिचाहट के एक ही घूंट में सारा गिलास हलक में उंडेल लिया। मोहनी बोली, ऐसा मुजाहिरा कभी बॉस के सामने न करना। निरूपा ने कहा, आई एम सॉरी। माय गॉड मोहनी, मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। कैसा अजीबोगरीब शख्स है ये। उसने मोहनी से बेतकल्लुफी से कह तो दिया, लेकिन फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। बोली, मेरा मतलब था कि मोहनी बोली, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझती हूँ निरूपा, लेकिन प्लीज बॉस के मुताल्लिक इस तरह के कमेंट्स किसी और के सामने न देना। और हाँ, इंटेलिजेंस स्कूल का पहला सबक तो याद है ना तुम्हें? भाई वो क्या कहते हैं फारसी जबान में? मोहनी ने उसकी बात काटते हुए कुछ याद करने की कोशिश की, फिर बोली, हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। निरूपा ने कहा और बेख्तियार हंस दी। हंसी ने उसे कदरे नॉर्मल कर दिया। अपनी तरबियत के मुताबिक उसने मोहनी को अपना टास्क नहीं बताया था, अलबत्ता उसे सिर्फ इतनी इत्तला दी थी कि अब अगले कुछ दिनों तक शायद मुलाकात न हो पाए, और मोहनी ने भी उससे अगला सवाल न किया। निरूपा ने यह बात अज खुद जान ली थी कि उसका बॉस ये नहीं चाहता कि वो अपने साथियों से भी राब्ते में रहे। अगर ये इजाजत उसे मिलनी होती तो जरूर इशारे कनाए से उसका इजहार कर दिया जाता। बॉस ने उसे सिर्फ 2 बातों की हिदायत की थी, बाकी सब कुछ खुद ही समझना था। नुमान के लिए निरूपा का फोन बड़ा खुशाइन था। हालांकि वो हेलो के बाद दूसरी जानिब से कहे गए पहले फिक्रे से ही पहचान गया था कि उसकी मुखातिब कौन है। अभी तक निरूपा की आवाज मंदिर की घंटियों की तरह कभी कभी अचानक उसके कानों में रस घोलने लगती थी। उसकी जिंदगी में निरूपा कोई पहली ऐसी औरत नहीं थी जिससे वो इस तरह मुतासिर हो जाता, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो उसे अभी तक भुला नहीं पाया था। निरूपा के जिस्म की संवलाहट और आंखों की हैरत अभी तक उसके लाशऊर से चिमटी हुई थी। नुमान की समात से अपनी शनाख्त का इकरार सुनने के बाद उसने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा, थैंक गॉड, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आपने मुझे भुला ही न दिया हो। नुमान ने कहा, नहीं नहीं मिस निरूपा, इस बिजनेस में लोगों का मिलना जुलना तो लगा ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों से थोड़ी देर के लिए मिलना भी भुलाया नहीं जा सकता। उसने ये बात इरादतन नहीं कही, बल्कि किसी मंसूबाबंदी के बगैर ही कह दिया, और अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने न चाहते हुए भी सच क्यों कह दिया।
निरूपा ने ताक कर अगला निशाना लगाया। यही मुझे कहना था मिस्टर नुमान। उसने फोन पर अगले रोज आने की इजाजत मांगी थी। ये बात निरूपा उसे तकरीब में बता चुकी थी कि वो रोजाना पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने से गुजर कर अपने स्कूल जाती है और उसी रास्ते पर उसकी वापसी भी होती है। जिस पर बेसाख्ता नुमान ने कहा था कभी हमारे यहाँ भी तशरीफ लाइए, और अगले रोज उसने आने की इजाजत तलब कर ली। नुमान ने बड़ी फराख दिली से कहा, एनी टाइम मिस निरूपा, चश्मे मा रोशन दिले माशात। निरूपा ने फोन पर गुफ्तगू से एहतराज किया था क्योंकि वो अपने मुखातिब को अपने शहर से निकलने का मौका देने के लिए तैयार न थी। अगले रोज उसकी आमद नुमान के लिए बड़ी खुशाइन थी। निरूपा ने खुद को बनाने संवारने में खासी बेनियाजी दिखाई थी और जब नीली साड़ी में लिपटी वो अपनी मारुति कार से बाहर निकली तो इस्तकबालिया से नुमान के कमरे तक रास्ते में आने वाले हर डेस्क पर बैठने वालों ने एक मर्तबा तो जरूर उसे गर्दन उठाकर देखा। जब वो नुमान के कमरे में दाखिल हुई तो अचानक ही नुमान को अपना कमरा मंदिर में बदलता महसूस हुआ। ऐसा मंदिर जहां सदियों से रखी मूरत ने अचानक ही इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली हो। वो अपनी जगह से बेसाख्ता उठा और अपनी तरफ बढ़े निरूपा के नर्म नाजुक हाथ को चंद सेकंड तक लाशौरी तौर पर अपने हाथ में पकड़ कर खड़ा रहा। नुमान की खुद सुपुर्दगी पर निरूपा ने फातिहाना अंदाज से सवालिया तबसरा किया, बैठने के लिए नहीं कहेंगे? नुमान ने अचानक ही उसका हाथ छोड़ा। ओह प्लीज। निरूपा उसके सामने बैठी थी और नुमान कहीं बहुत दूर पहुंच चुका था। उसे अपने गांव के सामने वाली पहाड़ी पर बना बुद्धा का स्तूपा याद आ गया, जहां उसके बुजुर्गों के मुताबिक सालों तक बुद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की इबादत किया करते थे और जहां से मुखालिफ रिवायात के मुताबिक अब भी कभी कभी साजों की झनकार और पुरस्कार आवाजें सुनाई देती हैं। उसी लम्हे उसे निरूपा भी सदियों पहले की कोई पुजारन दिखाई दी। उसकी आंखों में बसने वाली हैरत दो चंद हो गई थी। नुमान कमजोर लम्हों की गिरफ्त में जकड़ा था, लेकिन उसने जल्द ही अपनी कमजोरी का अंदाजा कर लिया और जिंदगी में पहली मर्तबा उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि वो इस लड़की के सामने इतना कमजोर क्यों पड़ गया। इस कैफियत से उसने अपनी तरबियत के बलबूते पर जल्दी निजात हासिल कर ली और अब बिल्कुल नॉर्मल होकर उससे बातें कर रहा था। उस रोज निरूपा ने उसके साथ 2-2.5 घंटे गुजारे। उसकी फरमाइश पर नुमान ने उसे हाई कमीशन में मौजूद पाकिस्तान के सकाफती विरसे से मुतल्लिक कुछ किताबें, तस्वीर और फिल्में दिखाईं, जिनसे निरूपा बहुत मुतासिर दिखाई दे रही थी। नुमान उसे रुखसत करने के लिए गेट तक आया था। उसने रुखसत होती निरूपा रॉय से वादा किया था कि वो जरूर उसके विद्यालय में आएगा। धनपत सिंह और आशीष कुमार की मुलाकात सेफ हाउस में हुई थी। गो के धनपत उसका मातहत था और उसके डीटी में काम कर रहा था, लेकिन ये आशीष की आदत थी कि वो राजदारी का जरूरत से ज्यादा एहतमाम किया करता। उसने डीटी कमांडर बनने के बाद भी अपनी एकेडमी की इब्तिदाई तालीमात को भुलाया नहीं था, जहां अपनी मुकम्मल राजदारी का एहतमाम करना सिखाया और समझाया जाता था। गो के उसके सीनियर्स इसका एहतमाम नहीं करते थे, लेकिन आशीष के सीनियर्स ने कभी इस पर एतराज नहीं किया था, क्योंकि उन्हें काम के तरीक़ेकार से उसके हासिल शुदा रिजल्ट में ज्यादा दिलचस्पी थी, जो उन्हें हमेशा मुस्बत मिला करता था। आशीष ने अपनी तरबियत और तरीक़ेकार के मुताबिक धनपत को पहले ही रोज निरूपा रॉय से चिपका दिया था, क्योंकि निरूपा उसे अभी नहीं पहचानती थी। वो अपने मातहतों की कारगुजारी पर मुकम्मल चेक रखने के हक में था और निरूपा रॉय से भी गाफिल नहीं रह सकता था। धनपत ने उसे एक एक लम्हे की मसरूफियात का तस्वीरी सबूत फराहम कर दिया था, जिसे देखने के बाद आशीष कदरे मुतमईन हो चुका था। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अगले चंद दिनों में ही निरूपा नुमान को अपने दामे हुस्न में लिपटाकर उसके सामने चारा बनाकर फेंक देगी, जिसके बाद वो अपने दिल के अरमान अच्छी तरह निकाल सकेगा। उसने बज़ाहिर मुतमईन होने के बावजूद धनपत से कहा, ठीक है, लेकिन तुम चौकस रहोगे। धनपत उसकी आंखों में बराह रास्त झांकने की हिम्मत खुद में नहीं पाता था। बोला, यस सर। उसने धनपत सिंह को पाकिस्तानियों से मुतल्लिक जानकारी देते हुए खबरदार किया, ये बड़े चालाक लोग हैं, कभी कभी घड़ी की सुइयों को उल्टा भी चला देते हैं। ये बात उसने यूं ही नहीं कह दी थी। माजी में ऐसा हो चुका था जब उनकी एक स्मार्ट एजेंट डबल क्रॉस कर गई थी, और जिसका इल्म उन्हें तब हुआ जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। धनपत सिंह ने बड़े एतमाद से कहा, आप मुतमईन रहें सर, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता हूँ। वो गुज़श्ता 6 साल से यही कुछ तो करता रहा था। काउंटर इंटेलिजेंस में उसे कमाल हासिल था, खुसूसन भारत के दुश्मन ममालिक के सिफारतकारों का ताक़ुब तो वो इस होशियारी से करता था कि बहुत कम मौके पर उसका इल्म हो पाया। आशीष कुमार बोला, मुझे इल्म है धनपत सिंह, तुम मेरे कार खास हो, मुझे तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ है, लेकिन ये बात याद रखना कि मुकाबला किसी आम से सिफारतकार से नहीं। नुमान आसानी से फंसने वाली मछली नहीं है और मुझे उसका शिकार बहरहाल करना है, किसी भी कीमत पर।
उसके लहजे से धनपत को ऐसा लगा कि जैसे आशीष कुमार इस मामले को बहुत पर्सनल ले रहा है। धनपत ने चमचागिरी के इस मौके को गनीमत जाना। बोला, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा सर। आशीष कुमार ने न जाने क्यों कह दिया, और हाँ, ये बात ध्यान में रहे, कहीं तुम्हारी वजह से बना बनाया खेल न बिगड़ जाए। धनपत ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं। निरूपा के लिए उसकी आमद किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थी। अपने सामने अचानक नुमान को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आप? नुमान ने उसके सामने वाली कुर्सी संभालते हुए कहा, जी हाँ मैं। मुझे अफसोस है आपको इत्तला देकर नहीं आया, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। इधर से गुजर रहा था, आपके स्कूल का साइन देखा तो मुझसे रहा न गया और बेख्तियार खींचा चला आया। वो बोली, ओ माय गॉड, मैं तो बौखला ही गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस मौके के लिए उसे मुनासिब फिक्रे सुझाई नहीं दे रहे थे। नुमान ने हकीकत में उसके हाथ पांव फुला दिए थे। आशीष कुमार की तरफ से अपने लिए अलॉट शुदा दफ्तर में वो आज भी मामूल के मुताबिक ही आकर बैठी थी, क्योंकि यहाँ स्कूल के मामलात से उसका ताल्लुक बिल्कुल बराए नाम था। इसलिए उसके कमरे में स्टूडेंट्स या स्टाफ की आमद भी बराए नाम ही रहती थी। ये डांसिंग स्कूल था, कोई रॉ का दफ्तर तो था नहीं कि अंदर आने वाले को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते। नुमान ने दरवाजे पर मौजूद बूढ़े चौकीदार को उसका नाम बताया और अंदर आ गया। निरूपा का नाम वो लोग अब एक नए स्टाफ मेंबर की हैसियत से जानने लगे थे, और उन्हें इस बात का इल्म भी था कि निरूपा यहाँ किसी आला ओहदे पर फाइज है, इसलिए उसके मेहमान से ज्यादा पुछगिछ मुनासिब न समझी गई। नुमान स्कूल के एडमिन ऑफिस में आया और जिस कमरे के बाहर निरूपा रॉय के नाम की तख्ती लिखी गई थी, उसका दरवाजा खोलकर उस तक पहुंच गया। ये सब कुछ उसके लिए इतना अचानक और बौखला देने वाला था, लेकिन निरूपा अब संभल चुकी थी। पहले तो वो अचानक उठकर खड़ी हो गई, लेकिन नुमान ने जब सामने वाली कुर्सी संभाली तो उसे भी बैठना पड़ा। नुमान बोला, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं कभी तकल्लुफात में नहीं पड़ता। ये अच्छी आदत नहीं, लेकिन मजबूरी है। उसूली तौर पर तो मुझे। नुमान ने उसके चेहरे की बदलती कैफियत से उसके दिली जज्बात का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि निरूपा ने उसके आने का स्वागत किया है या अचानक आने पर परेशानी का इजहार कर रही है। निरूपा ने पेशेवर डांसर की तरह झुकते हुए आदाब कहा। बोली, प्लीज मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मुझे इतनी खुशी हुई है आपकी इस अचानक आमद से कि मैं बौखला कर रह गई हूँ। वेलकम, स्वागत है। अपनी इस एक ही अदा के जरिए वो नुमान की आंखों के रास्ते उसके दिल में घुस गई। अगर वो अपनी पहली मुलाकात पर नुमान को ये न बताती कि वो डांसर हैं, तो भी उसके जिस्मानी जावियों, बातचीत और चलन में होने वाले नृत्य भाव से वो बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि निरूपा क्या है। आशीष कुमार ने उसे यूं ही क्लासिकल डांसर के कवर में यहाँ नहीं बिठाया था। वो जानता था कि निरूपा रॉय अपने कॉलेज लाइफ में अपने सूबे के कई मुकाबलों में इनाम हासिल कर चुकी है। नुमान ने सिलसिला गुफ्तगू की तमहीद बांधी। बोला, कैसा लगा आपको इस तरह अचानक चले आना? निरूपा अब मुकम्मल प्रोफेशनल बन गई थी। बोली, धन भाग हमारे। लेकिन उसे इस बात का एहसास तक न हुआ कि नुमान ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत ही उसे आने से पहले फोन नहीं किया था। इस बात का उससे ज्यादा और किसको इल्म था कि हाई कमीशन के तमाम फोन बग किए जाते हैं, और वो नहीं चाहता था कि निरूपा रॉय से उसकी मुलाकात इंडियन इंटेलिजेंस के इल्म में आए। निरूपा ने अगले चंद मिनट में ही उसे अपना गर्विता बना लिया। जिंदगी में शायद पहली बार किसी औरत से वो इस अंदाज में मुतासिर हो रहा था। उसे खुद पर ताज्जुब हो रहा था कि उस जैसा सख्त जान और पत्थर दिल शख्स भी ऐसे जज्बात रखता है। अभी तक वो अपनी उन दिली कैफियत को जिसका नुमान शिकार हो चुका था, कोई खास नाम देने के लिए तैयार नहीं था।